नमस्कार बच्चों, आज आपका लेक्चर नंबर 8 12th क्लास बायोलॉजी का है। ठीक है, अब आते हैं 7th लेक्चर तक। अपन ने क्या पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था कि एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या हो गया? अर्धसूत्री विभाजन। फिर क्या बन गए? उससे लघु बीजाणु बने थे, या इन्हीं का दूसरा नाम क्या है? परागकण। ठीक है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका द्विगुणित थी, अर्धसूत्री विभाजन से अगुणित बन गए। क्या? लघु बीजाणु और परागकण। फिर हमने बात की थी कि प्रकृति में क्या होता है, जो लघु बीजाणु बनते हैं या परागकण बनते हैं वो किस रूप में व्यवस्थित रहते हैं? इस तरीके से चतुष्क में व्यवस्थित रहते हैं। यानी एक कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस अंग्रेजी में कहते हैं, जिसको होने से कितने हो गए? 1 से 4 बन गए। लेकिन ये चारों की चारों अगुणित बीजाणु या कोशिकाएं आपस में कुछ समय के लिए जुड़ी रहती हैं, अलग नहीं होती। इसलिए इस संरचना को कहा जाता है लघु बीजाणु चतुष्क। क्या कहा जाता है? लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। प्रकृति में लघु बीजाणु चतुष्क कई प्रकार की जातियों के अनुसार अलग अलग क्रम में व्यवस्थित होते हैं, जिसमें आपको 7th लेक्चर का ध्यान हो तो हमने पढ़े थे। जैसे कोई चतुष्फलकीय अवस्था में रहता है, कोई रेखिक रहता है, कोई टी आकार में रहता है, कोई क्रॉसित रहता है। तो इस तरीके से ये व्यवस्थित होते हैं। अब जब अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया है तो इसमें 2 शब्द और पढ़ते हैं। एक आता है जिसका नाम है पॉलिनिया। कई बार ये शब्द आपसे पूछा जाता है, या ये शब्द एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट भी है। पॉलिनिया क्या है? पॉलिनिया का अर्थ, या पॉलिनिया उस संरचना को कहते हैं जैसे अर्धसूत्री विभाजन से किसी भी लघु बीजाणुधानी में जितने परागकण या लघु बीजाणु बने, है ना, वो सभी मिलकर के सभी क्या होंगे? आपस में संयुक्त होकर के निर्माण कर लेते हैं किसका? पॉलिनिया का। जो परागकणों के संयुक्त होने से, आपस में जुड़ने से संरचना बनती है, उसको कहते हैं पॉलिनिया। और ये पॉलिनिया में उदाहरण हम किसका ले सकते हैं? आक, या इसका दूसरा नाम मदार का होता है। आक या मदार में क्या पाए जाते हैं? पॉलिनिया पाए जाते हैं। पॉलिनिया क्या हो गया? एक परागकणों की थैली नुमा संरचना। एक बहुत जनरल वे में हम देख लें, एक छोटी सी थैली जिसमें बहुत सारे परागकण भरे हुए हैं। तो सारे परागकण क्या हो गए? आपस में जुड़े हुए हो गए, संयुक्त हो गए। ठीक है। इसके अलावा एक शब्द आता है बहुबीजाणुता। पॉलीस्पोरी अंग्रेजी में कहेंगे इसको। बहुबीजाणुता या पॉलीस्पोरी। बहुबीजाणुता का अर्थ क्या हो गया? हम यहाँ पढ़ रहे हैं एक मात्र कोशिका में, इसको हम लघु बीजाणु मात्र कोशिका माने, और ये क्या बन गई? लघु बीजाणु, बीच में विभाजन, अर्धसूत्री। जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है उसी का हमने यहाँ चित्र बना दिया है। एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से कितने लघु बीजाणु बने? 1, 2, 3, 4 बन रहे हैं। ठीक है। और वैसे भी अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 1 से कितनी कोशिकाएं बनती हैं? 4। तो ये 4 लघु बीजाणु बन गए, जिसको हम कह रहे हैं लघु बीजाणु चतुष्क। लेकिन यदि किसी परिस्थिति में यहाँ 4 से कितने हो जाएं? अधिक हो जाएं, जैसे 4 की जगह पर 8 हो जाएं, हो सकते हैं। अर्धसूत्री विभाजन 2 बार हो जाए मान लीजिए, ये रेयर कंडीशन है। तो यदि एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका के द्वारा 4 से अधिक क्या बन जाएं?
लघु बीजाणुओं का निर्माण हो जाए तो वो स्थिति कहलाती है बहुबीजाणुता। ठीक है, यानी बहु माने अधिक बीजाणु। ठीक है, चलिए अब हमने परागकण की संरचना पढ़ी थी 7th लेक्चर में, थोड़ा सा ध्यान हो आपको। परागकण की संरचना में हमने क्या क्या पढ़ा, दोबारा से एक बार फिर बनाते हैं परागकण को। एक परागकण या एक लघु बीजाणु की जो संरचना होती है वो इस तरीके की होती है। इस तरीके, ठीक है। यहाँ फिर से ध्यान कीजिए क्या क्या नाम लिखे थे हमने। बाहर की तरफ मोटा स्पोरोपोलेनिन एवं पोलन किट से आवृत या निर्मित अलंकृत या कंटकीय क्या पाया जाता है, बाह्य चोल। इससे अंदर की ओर पतला जो क्या रहता है, चोल, जिसके द्वारा परागकण का जीव द्रव्य क्या हुआ है, घेरे हुए हैं। इसको कहते हैं अंतःचोल। इसमें एक क्या है, ये केंद्रक कैसा है, अगुणित, और ये कहलाते हैं जनन छिद्र। ठीक है, संरचना किसकी हुई है, लघु बीजाणु या परागकण की। ये संरचना हमने पढ़ी। इस संरचना में पढ़ते टाइम हमने ये भी कहा था कि इसका जो बाह्यचोल है, स्पोरोपोलेनिन जो बहुलक है एक, उस पदार्थ के कारण इसके बाह्यचोल का जैविक या भौतिक अपघटन नहीं होता है, जिसकी वजह से परागकण लंबे समय तक सुरक्षित बने रहते हैं। और ज़्यादातर जो जीवाश्म के रूप में प्राप्त होते हैं वो पौधे का कौन सा भाग प्राप्त होता है, परागकण प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर जो जनन छिद्र होते हैं, इसमें हमने क्या पढ़ा था, जैसे आवृत बीजी पौधे, आवृत बीजी पौधों को कितने समूह में बांटा जाता है, 2 समूहों में। एक होता है द्विबीजपत्री, एक होता है एक बीज पत्री। ठीक है, तो जनन छिद्र की संख्या देखें, द्विबीजपत्री में जो जनन छिद्र होते हैं कितने होते हैं, 3, और एक बीजपत्री के 1। ये ध्यान रखना है आपको, द्विबीजपत्री में 3 और एक बीजपत्री में 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ से आगे अपन चलते हैं कहाँ, युग्मकोद्भिद का निर्माण। युग्मकोद्भिद के निर्माण का मतलब हो गया, युग्मकोद शब्द है वो आता है किसके लिए, युग्मक के लिए। यानी इस परागकण, ये परागकण युग्मक नहीं है, युग्मकों का निर्माण इसके अंदर होता है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं नर युग्मकोद्भिद का निर्माण। ठीक है, ये हेडिंग हो गई। नर युग्मकोद्भिद का निर्माण यहीं से शुरू होता है, परागकण के अंदर होगा। तो पहले हमें परागकण की संरचना पढ़ ली। अब यहाँ से आगे की प्रक्रिया क्या होती है वो समझते हैं अपन। एक परागकण में इसमें एक विभाजन होगा, कौन सा, समसूत्री विभाजन होता है। स्थिति ये थी, अभी भी है, बार बार नाम नहीं लिख रही है, सारे वही नाम है।
ये जो संरचना है अगर नाम को छोड़ दें तो वही हमने ये बनाई है। अब यहाँ पे क्या होगा कि एक समसूत्री विभाजन से इस परागकण का जो जीव द्रव्य है या ये जो एक कोशिका है वो कितनी कोशिकाओं में बट जाएगी? 2 कोशिकाओं में। कितनी कोशिकाएं हो गई इसमें? 2। ये दोनों जो कोशिकाएं हैं वो कैसी बनती हैं? असममित बनती हैं। असममित का मतलब दोनों कोशिकाएं एक समान नहीं होंगी। मतलब एक बड़ी कोशिका बनती है और एक छोटी कोशिका बनती है। बड़ी जो कोशिका बनेगी उसको कहा जाता है कायक कोशिका और छोटी कोशिका को कहा जाता है जनन कोशिका। बहुत जटिल बात नहीं है, ये सरल सी बात है। परागकण में जो एक परागकण एक कोशिका के रूप में क्या हुआ है, इसमें एक विभाजन हो गया। कौन सा? समसूत्री। समसूत्री विभाजन से पूरा की पूरा एक कोशिका का जीव द्रव्य कितनी कोशिकाएं बनाता है? 2। इन दोनों में से बड़ी जो कोशिका होती है ऊपर वाली क्या कहलाती है? कायक कोशिका। और नीचे की जो छोटी कोशिका होती है वो कहलाती है जनन कोशिका। अब यहाँ से आगे इस प्रकार का परागकण का स्फुटन, जैसे मान लीजिए जो परागकोश बने लघु बीजाणुधानी, तो लघु बीजाणुधानी के अंदर कहाँ तक विकास होता है? यहाँ तक होता है। 2 कोशिकाएं बन जाती हैं परागकण में। और इस स्थिति में जब परागकण आ जाते हैं तब क्या होता है? लघु बीजाणुधानी या पराग कोश का स्फुटन होता है। पराग कोश फट जाते हैं, यानी उसकी भित्ति टूट जाती है, जिससे परागकण बाहर की ओर प्रकीर्णित हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि पराग कोश का स्फुटन या पराग कणों का प्रकीर्णन या विमुक्त किस अवस्था में होते हैं? इस 2 कोशिकीय अवस्था में होते हैं अधिकांश आवृतबीजी पौधों में। कितनी कोशिकाओं में होते हैं? इन 2 कोशिकीय अवस्था में परागकण परागकोश से मुक्त होते हैं। कुछ प्रजातियों में एक कोशिकी में होता है, फिर उससे आगे का विकास कहाँ होगा? वर्तिकाग्र पर या मादा जो अंडप होता है उस पर होगा। लेकिन अधिकांश आवृतबीजी के लिए अपन को ध्यान रखना है कि पराग कोश का स्फुटन कब होता है? जब परागकण 2 कोशिकीय अवस्था में आ जाते हैं। 2 कोशिकीय अवस्था का मतलब परागकण का एक समसूत्री विभाजन से एक बड़ी कायक कोशिका और छोटी जनन कोशिका बन जाती है। अब क्या होगा? परागकोश का स्फुटन हो गया, परागकण बाहर निकल गए। बाहर निकलने के बाद ये परागकण किसी भी माध्यम से जैविक या अजैविक, आगे अगले चैप्टर में आएंगे ये परागण, तो किसी जीव के द्वारा या अजैविक कारक जैसे जल या वायु के द्वारा जब ये दूसरे पुष्प पर पहुंचते हैं, वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो वहां जाकर के इनका क्या होता है? अंकुरण की क्रिया होती है। ठीक है। उससे आगे अंकुरण की प्रक्रिया में क्या होगा? अंकुरण की प्रक्रिया में ठीक है। अब जो चित्र बना रहे हैं हम थोड़ा सा इसको घुमा दें। घुमाने का मतलब यदि यूँ घुमा दें तो जनन छिद्र कहाँ आएंगे? एक यहाँ आ जाएगा और एक यहाँ आ जाएगा। ठीक है। ज़्यादा अंतर नहीं है, केवल ये जो चित्र है उसको हमने थोड़ा सा यूँ घुमा लिया तो ये जनन छिद्र यहाँ बना दिए 2 यहाँ की बजाय, है ना। इस अवस्था में क्या हो गया? ये कहाँ पहुँच गए? वर्तिकाग्र पर पहुँच गए। अब यहाँ से आगे की स्थिति क्या होगी? वर्तिकाग्र पर क्या होता है? अंडप का जो शीर्ष भाग होता है उसको कहते हैं वर्तिकाग्र। उस वर्तिकाग्र पर ग्रंथिल रोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ग्रंथिल रोम। जैसे ही परागकण वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो उन ग्रंथिल रोमों का विघटन हो जाता है। रोम का विघटन होने की वजह से उन रोम के अंदर जो द्रव पदार्थ भरा रहता है, जिसमें शर्कराएँ होती हैं,
है ना। तो कुछ विटामिन्स भी होते हैं, शर्कराएँ होती हैं, कार्बोहाइड्रेट वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वो उसकी वजह से इन परागकणों को क्या मिलते हैं, पोषक पदार्थ मिलते हैं। उन पोषक पदार्थों का ये परागकण अवशोषण करता है। अवशोषण जब इसके अंदर होगा तो क्या होगा, इसके जीव द्रव्य में थोड़ी सी वृद्धि होगी, और वृद्धि होने से इन जनन छिद्र वाली स्थान से अंतःचोल एक नलिका के रूप में बाहर निकलता है। इस तरीके से किस रूप में निकलता है, एक नलिका के रूप में, ठीक है। ऐसे ये नलिका बन जाएगी। अब क्या होगा, इसके यहाँ आने के बाद इसके संपूर्ण जीव द्रव्य कहाँ स्थानांतरित हो जाएगा, जनन नलिका के अंदर की ओर। इसका नाम है जनन नलिका, या फिर इसको पराग नलिका भी कहते हैं। नेक्स्ट स्थिति क्या बनेगी, देखिए हम कह रहे थे ये संपूर्ण जीव द्रव्य कहाँ आ गया, जनन नलिका में। तो जनन नलिका में जब ये आते हैं तो यहाँ इस तरीके से ये जनन नलिका वाला भाग, और ये कैसा हो जाता है, रिक्त हो जाता है। इसमें आगे की ओर एक केंद्रक और पीछे की ओर एक और केंद्रक, दोनों केंद्रक आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ कोशिका में 2 केंद्रक हैं। अब आगे वाले केंद्रक को क्या कहेंगे, आगे हमेशा कौन सी कोशिका का केंद्रक आता है, कायक कोशिका का, तो इसको कायक केंद्रक कह देंगे। और पीछे की तरफ आता है जनन केंद्रक, दोनों आगे। जनन केंद्रक जब आ जाता है, अगली स्थिति क्या बनेगी, कायक केंद्रक यहीं बना हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो जनन केंद्रक है, इस जनन केंद्रक में फिर से एक समसूत्री विभाजन और होगा, ठीक है। एक समसूत्री विभाजन होने से एक केंद्रक से कितने केंद्र बन जाएंगे, 2। समसूत्री विभाजन में 2 बनेंगे, तो एक केंद्रक से कितने बन गए, 2। अब इन दोनों केंद्रकों को तो कहते हैं नर युग्मक, और ये कहलाता है कायक केंद्रक। इस तरीके से किसका निर्माण हो गया, नर युग्मकों का। वही हम पढ़ रहे हैं, नर युग्मकोद्भिद का निर्माण, ठीक है। दोबारा से एक बार समझा देते हैं। ये परागकण की संरचना आपने पिछले लेक्चर में भी पढ़ी है, इसमें भी बता दी। अब क्या होता है, इस परागकण के जीव द्रव्य में एक विभाजन, कौन सा, समसूत्री, लिख देते हैं यहाँ पे, एक विभाजन समसूत्री हुआ। समसूत्री विभाजन से कितनी कोशिकाएं हो जाएंगी, 2। इन 2 कोशिकाओं में बड़ी वाली कोशिका कायक कोशिका कहलाती है, छोटी वाली कहलाती है जनन कोशिका। अब आगे जब ये वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो वहाँ से पोषक पदार्थ या द्रव अवशोषित करके क्या होगा, इसका जो जीव द्रव्य है उसमें वृद्धि होती है। तो इसका जीव द्रव्य जो अंतःचोल से घिरा हुआ है वो जनन छिद्र में से होकर के एक नलिका के रूप में बाहर निकल आता है, बाह्यचोल को तोड़कर। या जनन छिद्र है तो उस जनन छिद्र से एक नलिका के रूप में बाहर निकलेगा, जिसको कहते हैं जनन नलिका या पराग नलिका। अब इस जनन नलिका या पराग नलिका में इस पराग कण के संपूर्ण जीव द्रव्य का मतलब ये दोनों कोशिकाओं का जीव द्रव्य कहाँ आ जाएगा, जनन नलिका में आ जाएगा। तो अगर इसका जीव द्रव्य यहाँ आ गया तो दोनों कोशिकाओं के केंद्रक
एक कायिक केंद्रक और दूसरा जनन केंद्रक। कहाँ गए? जनन नलिका या पराग नलिका में। आगे इस अब आगे विभाजन किस में होगा? केवल जनन केंद्रक में। कायिक केंद्रक में अब विभाजन नहीं होंगे, तो जनन केंद्रक में विभाजन फिर से कौन सा हो गया? समसूत्री। समसूत्री विभाजन से एक जनन केंद्रक से कितने केंद्रक बनेंगे? 2। दोनों क्या कहलाएंगे फिर? नर युग्मक कहलाते हैं। ठीक है। अब देखिए, हमने अभी अभी इससे पहले पढ़ा था कि परागकणों का निर्माण किससे हो रहा है? अर्धसूत्री विभाजन से। इसका मतलब इस परागकण का केंद्रक कैसा होगा? अगुणित होगा। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि ये परागकण कैसे होंगे? अगुणित होंगे। अगुणित कहने का मतलब भी यही होगा, केंद्र की स्थिति के अनुसार कहा जाता है। यदि केंद्रक में गुणसूत्र समुच्चय में या जोड़े में है तब उसको हम कोशिका को द्विगुणित कहते हैं, और यदि केंद्रक में गुणसूत्र कैसे हैं? सिंगल हैं, जोड़े में नहीं है, अलग अलग है, तब हम उसको कोशिका को अगुणित कहते हैं। ठीक है, अगुणित है। समसूत्री विभाजन हुआ मतलब दोनों कोशिकाएं कैसी हुई? अगुणित हुई। समसूत्री विभाजन में बनने वाली कोशिकाएं किसके समान होती हैं? मात्र कोशिका के। आगे यहाँ कोई विभाजन नहीं हुआ, फिर यहाँ भी कोई विभाजन नहीं हुआ। अब इस अगुणित जनन केंद्रक में क्या हो रहा है? समसूत्री विभाजन हो रहे हैं, तो क्या बने? नर युग्मक बने। ये भी कैसे बनेंगे? अगुणित बनेंगे, है ना। इसीलिए कहा जाता है युग्मक सदैव कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ रही है? क्लियर। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है? मैंने अभी कहा था परागकण इस अवस्था में क्या कहते हैं? 2 सेल स्टेज। इस 2 कोश की अवस्था में परागकण पराग कोश से बाहर निकलते हैं, या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि पराग कोश का स्फुटन, पराग कोश का मतलब लघु बीजाणु धानी का स्फुटन 2 कोश की अवस्था में होता है। जब परागकण 2 कोशिका निर्मित कर लेते हैं, या परागकण में 2 कोशिकाएं बन जाती हैं, एक कायिक कोशिका और एक जनन कोशिका। ठीक है। आगे के नर युग्मकों का निर्माण इस तरीके से होता है। तो ये हमने क्या पढ़ लिया? नर जनन अंग पुष्प का, वहाँ से लेकर के हम कहाँ तक आ गए? नर युग्मकों तक आ गए। ठीक है। अब हमको दूसरा यानी मादा, उसको भी इसी तरीके से हम पुष्प के मादा जो जनन भाग है वहाँ से लेकर के और हमें कहाँ तक पहुँचना है? वही मादा युग्मक तक पहुँचना है। ठीक है। चलिए अब फीमेल शुरू करते हैं यहाँ। हाँ जी, सबसे पहली बात, पुष्प का मादा जनन भाग क्या कहलाता है? जायांग। ठीक है। जायांग जो होता है, जिस तरीके से हमने एक पढ़ा था पुंमंग और पुंकेसर, दोनों में अंतर था। पुंकेसर एक इकाई को कहते हैं और कई पुंकेसर मिलकर के क्या बनाते हैं? पुंमंग बनाते हैं। ठीक है। तो पुंमंग की एक इकाई क्या हो गई? पुंकेसर हो गई। इसी तरीके से जायांग की एक इकाई क्या कहलाती है? अंडप, या इसका एक दूसरा नाम भी होता है स्त्री केसर। अंडप या स्त्री केसर। ठीक है। यानी एक से अधिक अंडपों से मिलकर के निर्माण होता है किसका? जायांग का होता है। अब एक अंडप की संरचना पढ़ते हैं। सबसे पहले अंडप को क्या कहा जाता है? जैसे पुंकेसर को लघु बीजाणु पर्ण कहते हैं, उसी तरीके से अंडप को क्या कहेंगे? गुरु बीजाणु पर्ण।
क्या कहेंगे, गुरु बीजाणु पर्ण। देखो फिर से बता रहा हूँ, हमने जो नर भाग पढ़ा था, है ना, नर भाग पूरा पढ़ लिया है, तो वो हमें ध्यान अगर रहेगा तो इसमें हमें बिल्कुल भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केवल फ़र्क कहाँ आएगा कि हम नर के लिए लघु लगाते हैं, मादा के लिए गुरु शब्द लगाना है, ठीक है। और उसके बाद एक दो चेंज और मिलेंगे आपको, उसके अलावा बाकी पूरा की पूरा प्रोसीजर किसके समान रहेगा, नर युग्मकोद्भिद के समान रहता है। कैसे, स्त्रीकेसर या अंडप या गुरु बीजाणु पर्ण, इसकी एक संरचना बनाते हैं। इस तरीके की संरचना होती है, ठीक है। इसमें 3 भाग हो गए, एक नीचे का आधारी ये फूला हुआ भाग, एक ऊपर का ये पालित या घुंडीनुमा भाग, और एक मध्य का नलिकाकार भाग। 3 भाग हो गए। नीचे के फूले हुए भाग को कहते हैं अंडाशय। बीच में ये जो नलिकाकार भाग है ये कहलाती है वर्तिका, और ऊपर का ये जो पालित भाग है ये कहलाता है वर्तिकाग्र। क्या कहलाता है, वर्तिकाग्र। 3 भाग हो गए, एक एक को पढ़ते हैं। पहला भाग यहीं से लेते हैं, वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र में ध्यान रखना है, सबसे पहली बात ये क्या होता है, अंडप का शीर्ष भाग क्या कहलाता है, वर्तिकाग्र कहलाता है। दूसरी बात, यह कैसा होता है, खुंडीनुमा या पालित, ठीक है। और तीसरी जो बात है वो इसके लिए थोड़ी सी विशिष्ट है, यह है पराग कणों को ग्रहण करता है। क्या करता है, पराग कणों को ग्रहण करता है। अभी बता रहे थे कि 2 कोशिकी अवस्था में परागकण जब परागकोश से मुक्त होकर के दूसरे पुष्प पर पहुंचते हैं तो वो कहाँ पहुंचते हैं, वर्तिकाग्र पर ही पहुंचते हैं। उसके बाद जो जनन नलिका निकलती है वो फिर इधर वर्तिका से होती हुई कहाँ पहुंचती है, अंडाशय के अंदर पहुंचती है, ठीक है। तो ये किसकी संरचना होगी, वर्तिकाग्र की। अब आते हैं नंबर 2, दूसरा भाग क्या है, वर्तिका। इसको तो अंग्रेजी में कहते हैं स्टिग्मा, और इसको कहते हैं अंग्रेजी में स्टाइल। वर्तिका को, वर्तिका में क्या विशेषताएं हैं, नंबर पहली, अंडाशय व वर्तिकाग्र को जोड़ना। ध्यान दो, अंडाशय वाला भाग ये और ऊपर वर्तिकाग्र वाला भाग ये, इन दोनों भागों को आपस में कौन जोड़ रहा है, ये नलिकाकार वर्तिका जोड़ रही है। नंबर 2 में लिखते हैं, यह है लंबी नलिकाकार संरचना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट फिर विशिष्ट है। जैसे यहाँ वर्तिकाग्र के लिए तीसरे पॉइंट क्या आया था, उसका फंक्शन क्या है, उसका कार्य क्या है, उसकी विशेषता क्या है। तो तीसरे में क्या आता है, यह है पराग नलिका
को निश्चित मार्ग प्रदान करना। विशिष्टता ध्यान रखना, ये जो वर्तिका होती है वो क्या करती है, पराग नलिका को निश्चित मार्ग प्रदान करती है, ताकि इस पराग कण की जो पराग नलिका बनी वो सीधी इस नलिका से होती हुई कहाँ पहुँचे, अंडाशय तक पहुँचे, क्योंकि निषेचन की क्रिया आगे कहाँ होनी है, अंडाशय में होनी है, अंदर, है ना। तो ये दो भाग पढ़े हैं अभी हमने, तीसरा भाग इसका अंडाशय और आता है, वो आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए आप इनको रिवाइज कीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ, नर युग्मकोद्भिद यदि आप समझ लेते हैं ढंग से और याद कर लेते हैं तो आपको मादा युग्मकोद्भिद में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी 1% भी। ठीक है बेटा, तो पढ़ते रहिए। थैंक यू।